नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। दिन भर आप सैकड़ों खबरें देखते हैं, इन खबरों से रूबरू होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो दिन भर की सुर्खियां बनती हैं और इन्हीं सुर्खियों वाली खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे इस खास शो के जरिए जिसका नाम है खबर गरम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर बातचीत की, संवाद किया लाभार्थियों के साथ और साथ ही यात्रा की उपलब्धियों को लेकर जनता का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने और देशवासियों को जोड़ने का यह अभियान लगातार विस्तार ले रहा है, दूर दूर गांव तक पहुंच रहा है और गरीब से गरीब को जोड़ रहा है। इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी देशवासियों और माताओं बहनों का आभार प्रकट करता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली यात्रा जहां भी जा रही है वहां लोगों का विश्वास बढ़ा रही है, लोगों की उम्मीदें पूरी कर रही है। यात्रा की शुरू होने के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 4.5 लाख नए लाभार्थियों ने आवेदन किया है। एक बहुत बड़ा विकास का महोत्सव चल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू हुए अभी 50 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये यात्रा अब तक लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ध्येय उस व्यक्ति तक पहुंचने का है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजना। पीएम मोदी ने कहा कि यात्रा के दौरान मौके पर ही 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं। पहली बार देशव्यापी हेल्थ चेकअप हो रहा है। लगभग 1.25 करोड़ लोगों का हेल्थ चेकअप हो चुका है। 70 लाख लोगों की टीबी से जुड़ी पूरी जांच हो चुकी है। 15 लाख लोगों की सिकल सेल एनीमिया की जांच हुई है। आजकल तो आयुष्मान भारत कार्ड के साथ साथ आभा कार्ड भी तेजी से बनाए जा रहे हैं। तो इस यात्रा के शुरू हुए अभी 50 दिन नहीं हुए, लेकिन ये यात्रा वाकई में बहुत ज्यादा सफल होती नजर आ रही है, क्योंकि इस यात्रा का मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो वंचित हैं, पात्र लोग जो हैं, वो सरकारी सुविधाओं से जुड़ सके, जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उनका लाभ ले सके और इनका फायदा मिल भी रहा है। जगह जगह पर देखा जा रहा है कि जो तमाम योजनाएं हैं उनको लेकर लोग इन कैंप में पहुंच रहे हैं, विकसित भारत यात्रा तक पहुंच रहे हैं और उसका फायदा भी ले रहे हैं। और मिशन 2024 को लेकर कांग्रेस में मंथन का दौर चल रहा है। एक तरफ बिहार के तमाम नेताओं के साथ कांग्रेस के जो आलाकमान के नेता हैं उन्होंने बैठक की। अब उसके बाद हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और इसके अलावा उन्होंने कई और राज्य ऐसे हैं जिनके नेताओं के साथ बातचीत की। पंजाब भी इसमें प्रमुख रहा और बातचीत हुई 2024 की तैयारियों को लेकर। कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी कमर कस चुकी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है और ये बैठकें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हो रही है। साथ ही राहुल गांधी भी मौजूद रहते हैं। कांग्रेस नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण और रणनीतिक बैठक की, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि इन रणनीतिक बैठकों में हिमाचल प्रदेश के नेताओं के साथ साल 2024 के लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश के नेताओं के साथ आम चुनाव और राज्य विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की गई। इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने 2024 में चुनावी रणनीति को लेकर बिहार और पंजाब कांग्रेस के नेताओं के साथ भी बैठक की थी। इस बैठक में बिहार कांग्रेस प्रमुख अखिलेश प्रसाद सिंह और नवनियुक्त राज्य प्रभारी मोहन प्रकाश के साथ साथ सांसद रंजीत रंजन और शकील अहमद शरीके नेता नजर आए। और निश्चित तौर पर मीटिंग लोकसभा चुनावों को लेकर हुई है और लोकसभा चुनावों में कैसे हमने आगे जाना और किस प्रकार अपनी जीत सुनिश्चित करनी, इस दृष्टिकोण से मीटिंग हुई है। कितने, क्योंकि न्याय यात्रा भी निकाली जा रही है सर,
उसका इम्पैक्ट हम हिमाचल के लोकसभा चुनाव पे देख सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली वो देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी और निश्चित रूप से अब जो एक और यात्रा जो निकलेगी उससे युवाओं के और देश के प्रति जो उनका प्यार है वो दर्शाता है और जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी के होंगे उस यात्रा के माध्यम से विभिन्न जगहों पर वो जाएंगे तो निश्चित तौर पर पार्टी की मजबूती के लिए इसका फायदा होगा। पंजाब इकाई के प्रमुख नेताओं के साथ भी बैठक की गई जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों और नीति को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि आलाकमान पंजाब में आम आदमी पार्टी से गठबंधन या आगे किसी भी कदम के बारे में कोई भी निर्णय प्रदेश इकाई की बातों पर विचार करने के बाद ही ले। बैठकों में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पार्टी के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल, आंध्र प्रदेश के प्रभारी महासचिव मणिकम टैगोर और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव अगले साल अप्रैल मई में संभावित है। 28 विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में शामिल कांग्रेस पार्टी विपक्षी एकजुटता पर जोर दे रही है। तो दिल्ली में ये बैक टू बैक बैठकों का दौर चल रहा है। खासतौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी अलग अलग राज्यों के जो नेता हैं कांग्रेस के, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि इन बैठकों का मकसद है कि लोकसभा चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से तैयार किया जाए। इसके लिए अलग अलग कमेटियां गठित की जा सकती है, यह भी बताया जा रहा है। आने वाले दिनों में देश में बड़ी बड़ी रैलियां देखने को भी मिलेंगी, ये बात निकलकर सामने आई। यानी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति की पूरी रूपरेखा जो है इन बैठकों के जरिए तैयार की जा रही है। अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए तो खासतौर पर यहां पर किस तरह के मौजूदा राजनीतिक हालात है, इन पर बातचीत हो रही है, समीक्षा की जा रही है और यह बात भी हो रही है कि किस तरह से यहां पर बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और मिशन 2024 को लेकर ही एक और फैसला कांग्रेस की तरफ से किया गया है। यानी राहुल गांधी जो कुछ समय पहले भारत जोड़ो यात्रा में पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में चलते नजर आए, लोगों से बातचीत करते नजर आए, अब इस एक और यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इस यात्रा का दूसरा वर्जन भी इसे कह सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे। ये 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। इस दौरान यात्रा 14 राज्य और 85 जिलों को कवर करेगी। इस दौरान राहुल गांधी बस से और पैदल 6200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने पार्टी हेडक्वार्टर में मीडिया को बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा करेगी। ये यात्रा मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में समाप्त होगी। This yatra is going to be start on January 14 from Imphal. It will going to end on March 20th at Mumbai. This yatra is going to cover 14 states and 85 districts of our country. Basically the states like Manipur, Nagaland, Assam, West Bengal, Meghalaya, Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, then this Gujarat and Maharashtra. Basically Rajasthan also. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। भारत न्याय यात्रा का मकसद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय है। इस यात्रा में राहुल युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर पड़े लोगों से मुलाकात करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और ये समाप्त होगी मुंबई में।
बस यात्रा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाएगा। यात्रा में कुछ छोटे हिस्सों को रुक रुक कर पैदल भी कवर किया जाएगा। इसके अलावा 28 दिसंबर को कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर नागपुर में महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इसका नाम है तैयार हम। इस महारैली से 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद होगा। इससे पहले राहुल गांधी ने सितंबर की बात है जब भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया था और ये 30 जनवरी 2023 तक चली थी। 145 दिनों की यात्रा तमिलनाडु से कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर में खत्म हुई थी। तब राहुल ने 3570 किलोमीटर की यात्रा में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया था। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 12 सभाओं को संबोधित किया, 100 से ज्यादा बैठकें की, 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने चलते हुए 275 से ज्यादा चर्चाओं में हिस्सा लिया, जबकि कहीं रुककर उन्होंने 100 के करीब चर्चाएं भी की। यानी कुछ इस तरह का ही प्रारूप अब भारत न्याय यात्रा जो कांग्रेस की होने वाली है, इसका भी नजर आने वाला है। और भारतीय कुश्ती महासंघ के निलंबन के बाद आईओए की तरफ से एक एडहॉक कमेटी बनाई गई है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने खिलाड़ियों से यह अपील की है कि अब वो अपने खेल पर फोकस करें। भारतीय ओलंपिक संघ ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। आईओए ने 3 सदस्यीय एडहॉक कमेटी का गठन किया है। कमेटी का चेयरमैन भूपिंदर सिंह बाजवा को बनाया गया है। इसके अलावा सदस्य MM सौम्या और मंजूषा कुंवर रहेंगे। ये निर्णय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित करने के 3 दिन बाद लिया है। वहीं पहलवान विनेश फोगाट के अर्जुन पुरस्कार वापस लौटाने के बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि लौटना और लौटाने का खेल अब बंद होना चाहिए। ये इनाम भारत का सम्मान है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा दिए गए हैं और उन्हें वापस करने की बात सोचनी भी नहीं चाहिए और खेलना बंद करने के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। देखिए, अब इनको ये जो खेल है ना, लौटना लुटाना, इसको बंद करना चाहिए। वो इनाम इनको मिला हुआ है, वो इनाम वापस तो लिया नहीं जा सकता। वो किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने दिया हुआ है और वो भारत का सम्मान है। वो इनको वापस करने की बात नहीं सोचनी चाहिए और खेल से भी विड्रा करने की बात नहीं सोचनी चाहिए। मेरा तो यही कहना है। आपको बता दें कि संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद जहां साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया था, तो वहीं बजरंग पुनिया ने भी अपना पुरस्कार वापस कर दिया था। इसके बाद विनेश फोगाट ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर अपना खेल पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर दिया था। तो ये कमेटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने रविवार को WFI को निलंबित कर दिया था। इसके पीछे मंत्रालय ने कहा था कि नवनिर्वाचित संस्था ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया और पहलवानों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिए बिना अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आयोजन में जल्दबाजी की घोषणा कर दी और इसी वजह से यह फैसला लेना पड़ा। यानी संजय सिंह को भी निलंबित किया, कुश्ती संघ को भी निलंबित किया। अब 3 सदस्यीय ये जो एडहॉक कमेटी है वो आगे के कामकाज को देखती नजर आएगी। और राहुल गांधी अचानक ही हरियाणा के एक अखाड़े में पहुंच गए। यहां पर वो कुश्ती के दांव पेच सीखते नजर आए तो उन्होंने हरियाणा के खाने का भी स्वाद लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर अपने नए अंदाज में नजर आए। इस बार राहुल गांधी बहादुरगढ़ के छारा गांव स्थित लाल दीवान चंद आधुनिक कुश्ती एवं योग केंद्र पहुंचे। ये वही अखाड़ा है जहां से ओलंपियन खिलाड़ी बजरंग पुनिया और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दीपक पुनिया ने अपनी कुश्ती के खेल की शुरुआत की थी। सुबह सवेरे अचानक राहुल गांधी का काफिला अखाड़े के बाहर आकर रुका। इससे ठीक पहले ओलंपियन खिलाड़ी बजरंग पुनिया अखाड़े में पहुंचे। उन्होंने भी किसी को राहुल गांधी के आने के बारे में जानकारी नहीं दी थी। एकदम से राहुल गांधी को अपने बीच देखकर पहलवान बेहद खुश नजर आए। राहुल गांधी ने यहाँ पहलवान बजरंग पुनिया के साथ मैट पर कुश्ती भी की और पहलवानों के साथ एक्सरसाइज कर पसीना भी बहाया। पहलवान बजरंग पुनिया ने बताया कि वो अखाड़े में पहलवानों की दैनिक दिनचर्या के बारे में जानकारी लेने पहुंचे थे। हमारा जो रूटीन होता है ना रेसलिंग का, वो देखने के लिए आए हैं। तो कोई खास बात हुई पहलवानों से? वो बिल्कुल उनके माइक में, उनके चैनल पे या वो वीडियो कुश्ती की उन्होंने? हाँ, कुश्ती की उन्होंने, जोर किए, एक्सरसाइज की? बिल्कुल। आपके साथ किया?
मेरे साथ ही कर रहे थे। तो क्या खास देखने आए थे वो जो आप लोगों के? वो ये देखने आए थे कि भाई जो एक खिलाड़ी होता है उनका जीवन कैसे होता है, कि रेसलिंग का जीवन कैसे होता है। अखाड़े के संचालक और पहलवान बजरंग पुनिया दीपक पुनिया के कोच आर्य वीरेंद्र दलाल ने बताया कि राहुल गांधी अचानक से उनके अखाड़े में आए तो पहलवान उन्हें देखकर बेहद खुश नजर आए। राहुल गांधी ने भी बेहद सादगी के साथ मैट पर बैठकर पहलवानों के साथ कुश्ती की टेक्निक सीखी और उन्होंने बाजरे की रोटी और सरसों का साग भी खाया। कोच ने बताया कि राहुल गांधी के साथ मौजूदा कुश्ती संघ विवाद पर जमकर चर्चा हुई। हमने तो स्वागत की ऐसे ही, बस हम सामान्य कर रहे थे यहाँ, वो आगे दूध बादाम उन्होंने रोटी खाई जी, बाजरे की रोटी खाई, दही और हरा साग खाया। तो पहलवानों ने क्या बताया उन्हें, जो आज के जो प्रकरण उस पर भी बात उस प्रकरण पर भी बात हुई उनकी। अखाड़े में पहलवानों का खाना बनाने वाले कुक ने भी राहुल गांधी को अपने हाथ से बनाई रोटी खिलाकर उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने हाथ से चूल्हे पर बने बाजरे की रोटी, देसी घी और सरसों के साग के साथ राहुल गांधी को खाना खिलाया। राहुल गांधी झज्जर के छारा स्थित इस अखाड़े में करीब 2.5 घंटे तक रुके। तो राहुल गांधी यहां पर प्रैक्टिस करते नजर आए, पहलवानों के साथ उन्होंने बातचीत की है और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। इस दौरान कोई भी कांग्रेसी नेता या कार्यकर्ता अखाड़े में नहीं पहुंचा था। राहुल गांधी यहां पर अकेले पहुंचे, किसी को कोई सूचना नहीं दी। राहुल गांधी को जाते समय पहलवानों ने ताजा मूली खेत से तोड़कर लाए और उनको खिलाई। इसके अलावा गन्ने खिलाए, इसके अलावा सरसों का साग खिलाया। और इस दौरान जो तमाम विवाद चल रहा है, पिछले जनवरी की अगर बात की जाए तो जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी और अभी तक ये खत्म नहीं हुआ, उसको लेकर भी चर्चा हुई। खिलाड़ियों ने बताया कि वो मानसिक तौर पर इसे लेकर परेशान हैं। तो इस जो मुलाकात है या इस दौरे की अगर बात की जाए, जो अखाड़े में राहुल गांधी पहुंचे, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं और ये मायने और ये समीकरण आगे जाकर क्या रंग लाते हैं, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। और पुंछ में हुए आतंकी हमले के 4 दिन बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू पहुंचे और यहां से एक कड़ा संदेश देने का काम उन्होंने किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू दौरे पर पहुंचे। रक्षा मंत्री का यह दौरा पुंछ में सेना के वाहनों पर आतंकियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में 4 सैनिकों की शहादत के कुछ दिन बाद हुआ है। सुरक्षा की समीक्षा के लिए जम्मू पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत राजौरी के लिए रवाना होकर वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रक्षा मंत्री का दौरा भी ऐसे समय में हुआ है जब ब्रिगेडियर स्तर के एक अधिकारी को सेना के अभियानों में बार बार होने वाली खामियों की जांच का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई सैनिकों को शहादत देनी पड़ी। और जो हमारे सैनिक घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जो भी आवश्यक और जो भी उचित कदम है वह उठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है और हमारा एक सैनिक, मैं मानता हूं, वह हमारे परिवार के सदस्य के समान है। यह हम सब के अंदर यह भावना रहती है, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है। और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। वहीं जम्मू पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हर एक सैनिक उनके लिए परिवार के सदस्य की तरह है। रक्षा मंत्री ने जम्मू के राजभवन में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की। इससे पहले सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने केंद्र शासित प्रदेश का दौरा कर वहां की स्थिति की समीक्षा की। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह पुंछ में हाल ही में हुए आतंकी हमले में 4 सैनिकों की शहादत के बाद सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए 1 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे। तो रक्षा मंत्री ने यहां पर कहा कि सेना को सिर्फ देश के दुश्मनों से बचाना नहीं है, बल्कि लोगों का दिल जीतना भी उसकी जिम्मेदारी है। सुनिश्चित करें कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। उन्होंने सेना को संबोधित करते हुए कहा कि यह देश आप सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है। मातृभूमि की सेवा में आप लोगों का बलिदान यद्यपि अनपैरेलल है और इसकी कोई कीमत नहीं चुकाई जा सकती। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सरकार सदैव आप लोगों के साथ खड़ी है और आपके वेलफेयर को हम हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं।
और चंडीगढ़ में एक बार फिर से एसवाईएल को लेकर गुरुवार को बैठक होने जा रही है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री एक बार फिर से टेबल पर नजर आएंगे, लेकिन इस बैठक से पहले बयानबाजी काफी तेज है। हरियाणा पंजाब के बीच एसवाईएल का मसला सुलझने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और कई दौर की बैठक होने के बावजूद भी नतीजा सिफर ही रहा। एक बार फिर गुरुवार को चंडीगढ़ में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक होने जा रही है, लेकिन उससे पहले बयानबाजी भी काफी तेज है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है कि दोनों सरकारें बैठकर इस मामले का समाधान निकालें, इसीलिए ये मीटिंग होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है कि एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, तो हरियाणा को आवश्यक पानी मिलना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है कि इसमें दोनों सरकारें बैठ करके और केंद्र सरकार उसका समाधान निकाले, और उसी के निमित्त ये बैठकें चल रही हैं, क्योंकि ये सारा का सारा विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ध्यान में है। और सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही है, जो पानी हरियाणा को मिलना चाहिए वो पानी उसको अवश्य मिले, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी नहीं मांग रहे, जो हमारे हरियाणा के हिस्से का पानी है उसी पानी को मांग रहे हैं। जो पानी का हिस्सा मांग रहे हैं, पंजाब के मित्रों को कोई विरोध करने की जरूरत नहीं। अगर पानी है और पानी पाकिस्तान जा रहा है, वही पानी तो मांग रहे हैं हम पंजाब का हिस्सा नहीं मांग रहे। हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं, जो पाकिस्तान में जा रहा है, जो पानी वेस्ट जा रहा है उसको मांग रहे हैं। उसके लिए ही बैठक कल है, और पंजाब के लोगों को भरोसा विश्वास रखना चाहिए कि भरोसे विश्वास के साथ हमें वही पानी चाहिए जो पाकिस्तान में वेस्ट जा रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष होते थोड़ी पानी मांग रहे हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका को मांग रहे हैं। यही कांग्रेस के अध्यक्ष है। देश से दुनिया में तो मुक्त कांग्रेस कर दिया, वो बात कर रहे पंजाब की। कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई करना। 3 में हो गया, बाकी सब पारी कर रहे हैं। उसकी बात करें, हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायपालिका की मांग रहे हैं। वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग ने इस मसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब पानी देना ही नहीं तो नहर निर्माण किस बात का हो, पहले नहर बनेगी फिर पानी मांगेंगे। ये तो एक चाल है। हम कह चुके हैं कि पंजाब के पास पानी नहीं है। हमने तो पहले कहा था कि बिल्कुल पंजाब के तमाम लोगों को जिनको इस मुद्दे के बारे में जानकारी है, उनसे बातचीत करनी चाहिए पंजाब सरकार को। सब पार्टियों की मीटिंग बुलानी चाहिए और बैठ के जो सारी बात निकले उसके बाद आप अपना पक्ष, जो अकल मीटिंग होगी, जहाँ ऊपर कहीं मीटिंग हो, वहाँ पर रखें। लेकिन मेरे को लगता नहीं है एक ही बात कहने से, क्योंकि हमने तो यही कहना है उसमें कि अब पानी पंजाब का है, आपका हक बनता ही नहीं। ये बात हरियाणा सुनने को तैयार नहीं। ये बात पंजाब के गवर्नर अगर उसमें बैठेंगे तो वो सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं समझता था कि बिल्कुल इस मुद्दे पर एक चर्चा होनी चाहिए थी पंजाब के अंदर, जो कि नहीं हुई है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि इस मुद्दे पर पंजाब सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर और एसकेएम के किसानों से बात करके आगे बढ़ना चाहिए। कुल मिलाकर बयानबाजी तेज है, लेकिन कल की बैठक से हरियाणा को काफी उम्मीदें हैं। तो हरियाणा सरकार लगातार सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए आवाज उठा रही है। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट भी हरियाणा सरकार के हक में अपना फैसला सुना चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने नहर के निर्माण के लिए केंद्र को कदम उठाने के लिए कहा। वहीं हरियाणा सरकार भी लगातार कह रही है कि पानी की बात तो बाद में की जाएगी, पहले नहर का निर्माण किया जाए। यानी हरियाणा अभी पंजाब से पानी की बात नहीं कर रहा है, वो लगातार नहर के निर्माण के लिए कदम उठाए जाने की मांग कर रहा है। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। एचपीपीसी की बैठक में 264 करोड़ की खरीद को मंजूरी दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, 264 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट और वस्तुओं की खरीद की मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में एचपीडब्ल्यूपीसी और एचपीपीसी की बैठक हुई। नेगोशिएशन के बाद 5 करोड़ रुपए की बचत भी की गई है, जो कि हर बार देखने को भी मिलता है। ये बड़ी खबर, 13 एजेंडे जिनको आपको बता दें कि मंजूर किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। चंडीगढ़ में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई एचपीडब्ल्यूपीसी और एचपीपीसी की, और जिसमें अलग अलग विभागों की सरकारी खरीद को मंजूरी दे दी गई है।
तो ये दिन भर की वो तमाम खबरें रहीं जो सुर्खियों के तौर पर छाई रहीं। फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।